तो भाइयों अभी अभी मैंने ड्यूटी अपनी ऑफ करी है। अभी बज रहे हैं रात के 12। आप देख सकते हो अभी 12:27 हो रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रेलवे की तरफ से अभी अभी एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपके लिए जो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, उनके आंसर दिए हैं उन्होंने। लगभग जो है 72 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उन्होंने। क्वेश्चंस जैसे कि आपके फॉर्म जो है अप्लाई करते समय जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसकी पासिंग ईयर क्या होगी, आपके फ़ोटो जो है वो कैसे होने चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, आपके जो है वो आरआरबी आप कितना चूज कर सकते हैं, आप फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप अगर 2 ईयर डिप्लोमा किया है आपने तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने 2024 में जो एलपी की फॉर्म आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। टेक्नीशियन में जो अप्लाई करेंगे वो एलपी के लिए क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही रहती है, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी होंगे जो उन्होंने एलपी में अप्लाई किया है और टेक्नीशियन में भी अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे और आपके कमेंट सेक्शन में मैसेज भी आते हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, एकदम सिली सिली सी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। एकदम छोटी छोटी सी गलतियाँ जो आप, जैसे कि उन्होंने जो है फ़ोटो गलत डाल दिया है, बहुत लोगों ने सिग्नेचर गलत कर दिया है, बहुत लोगों ने जो है कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी वगैरह का वो गलत डाल दिया है। लगता है सेंट्रल का, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया, पर आप लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते। उसका जो है सेंट्रल का लगेगा, आपने स्टेट का जमा कर दिया है। ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर आप जान जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्प होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, कोशिश करिएगा। तो जैसे कि अब देखो एलपी का जो है मॉडिफिकेशन का डेट भी आया हुआ था, बट उन्होंने मॉडिफिकेशन का डेट भी निकल गया, 20 से लेकर 29 फरवरी तक थी मॉडिफिकेशन की लिंक, तो वो डेट भी निकल गया, फिर भी आप लोगों ने जो है वो मॉडिफाई भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। बाकी तो क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आंसर दिए हैं। अब तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया है कि डेट ऑफ ओपनिंग डेट जो है 9 मार्च से है, तो ये तो कॉमन है, सबको पता ही है। और जो है इसका सबमिशन का डेट दे दिया है 8/4 से, तो इसके पहले ही आप फॉर्म डाल दीजिएगा। और जोन वोन के बारे में जो है अभी से आप सोच लो कौन से जोन में आपको डालना है। तो इसमें कोई, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, बट अभी मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपको जोन सेलेक्ट करना है तो आप क्या करिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, हाई, वहाँ पे, और जहाँ पे एवरेज है इसकी एक बना लो, और जहाँ पे जो है वो लो है, सीटें सबसे ज़्यादा कम है, अब हाई वाले को और लो वाले को छोड़ दो। क्योंकि देखो भाई हाई में जो है सारे लोग जाएंगे अप्लाई करने के लिए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग भागेंगे, तो कटअप जो है वो ऐसे ही हाई चली जाएगी। और लो में जो है वो डालने का कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ क्या डालोगे तुम। एवरेज में अपने लिए अपने हिसाब से कुछ चूज कर लो। बाकी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो बोल देना, मैं ला दूंगा। तो जोन सेलेक्ट कर लेना अपने लिए। और देखो मॉडिफिकेशन की लिंक जो है वो एक्टिवेट होगी इसकी, ऐसे तो कोई गलती ना करना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। बट मॉडिफिकेशन की लिंक फिर भी अगर आप कुछ गलती हो जाती है तो 9/4 से लेके 18/4 के बीच में मॉडिफिकेशन की लिंक होगी। और ये फ़ी पेमेंट ना, इस भाई मॉडिफिकेशन जब आप कर रहे हो तो 250 रुपये आपको फ़ी देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मॉडिफाई कर दिया एलपी का फॉर्म बट फ़ी नहीं जमा किया। तो अगर आप फ़ी नहीं जमा करेंगे तो फिर जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा, पहले जो गलतियां थी वो गलतियां वैसे ही रह जाएंगी, फिर आपको डीबी में दिक्कत होगी। इसलिए ये फ़ी जमा करना ज़रूरी है। आप देखो इतनी भी छोटी छोटी सी गलतियां करी हैं लोगों ने, मॉडिफिकेशन कर दिया है कुछ लोगों ने और उसके फ़ी ही पे नहीं किए, तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका, अगर आपका रिज़ल्ट जो है, अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी मैं रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ तो क्या मैं फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि जो कैंडिडेट अपने रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 8 अप्रैल से पहले का आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, ठीक है। 8 अप्रैल से पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बताया है, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि देखो पहली बात ना, मोबाइल से आप थोड़ा बचिएगा। अप्लाई आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट क्या है कि मोबाइल से अप्लाई करने में ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं। देखो इन्होंने भी यहाँ पे लिख दिया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो प्रॉपरली डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करती है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि लैपटॉप पे जो है
फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपसे जो गलती ना हो। भाई फॉर्म देखो यार 4 साल में 5 साल में एक बार आ रहा है, और अगर आप फॉर्म ही भर दो कुछ गलत और आप जो है एग्ज़ाम में बैठ ही ना पाओ, तो इससे ज़्यादा सैड चीज़ जो है वो कुछ नहीं हो सकती है ना। तो जो है आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, और देखो आप चले जाओ यार कैफ़े में, थोड़ा सा पैसा लगेगा, कैफ़े में जाके आप अप्लाई कर दो, वो सही रहेगा। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का, जैसे कि आपने एलपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या टेक्नीशियन के लिए फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने बता दिया है कि अगर आपने पहले से एलपी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने की अकाउंट, उसी से जो है आपका हो जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो वही जो डिटेल जो भी आपकी है वो सारी आ जाएगी, वहीं से आपका हो जाएगा। तो दूसरा अकाउंट जो है आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ भाई देखो, जो मॉडिफाई करोगे तुम, तो क्रिएट अकाउंट जो करोगे ना उसको सोच समझ के करना है, वहाँ पे कुछ गलती नहीं करनी। क्योंकि जो है आप क्रिएट जो अकाउंट करते हैं ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपना जो है ईमेल एड्रेस जो है ये और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और क्रिएट अकाउंट में आदमी ना अपना नेम वगैरह जो है वो डालता है, अपना फादर नेम डालता है, अपनी जो है मदर नेम डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए जो है आप जब अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपने एलपी के लिए अभी क्रिएट नहीं किया था तो अच्छे से क्लियर करना। बाकी अगर आपने एलपी के लिए अकाउंट क्रिएट किया तो उसी से काम चल जाएगा आपका। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब चलिए हम यहाँ तक बता दिया था हमने। हाँ, उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लेवल पे के जो है वो फॉर्म निकले हुए हैं, अलग अलग जो है 2 है, आपको देखा ही होगा, एक लेवल 5 का है, एक लेवल 2 का है। और यहाँ पे है क्वेश्चन कि क्या मैं एक ही फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ, एक ही फॉर्म पे दोनों के लिए हो जाएगा बोथ पे लेवल के लिए? तो नहीं भाई, आपके लिए दोनों के लिए अलग अलग से जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और अलग अलग से जो है फ़ी भी लगेगा। जो फॉर्म अप्लाई करने के जो पैसे लगते हैं वो अलग अलग लगेंगे, 2 अलग फॉर्म जब अप्लाई करोगे आप। और यहाँ पे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि क्या मैं अलग अलग पे लेवल पे जो है अलग अलग फॉर्म अप्लाई करूँगा? तो जैसे लेवल 5 के लिए और लेवल 2 का जो भी है, तो क्या मैं उसके लिए अलग से आरआरबी दोनों के लिए अलग अलग चूज कर सकता हूँ मैं? तो हाँ भाई, आप लेवल 5 के लिए भी अलग से आरआरबी चूज कर सकते हो, और लेवल 2 के लिए अलग से आरआरबी चूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का अलग अलग डाल सकते हो, और चाहो तो सेम भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ़ी की जो बात करी मैंने, दोनों के लिए अलग से रिक्वायर्ड फ़ी जो है आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी। उसके बाद फिर जो है एक ही पे लेवल के लिए आप 2 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्या, एक से ज़्यादा? तो नहीं, आप जो है एक ही सेम पे लेवल के लिए अलग अलग आरआरबी जो है चूज नहीं कर सकते। जो आरआरबी एक बार चूज कर लिया वही रहेगा, और एक से ज़्यादा भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करोगे तो ऐसे ही जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ किसी ने अगर मान लो 12th किया है और ITI भी किया है, तो वो क्या 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो नहीं भाई, देखो तुम ITI और 12th का जब डालोगे ना सेम, उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय जब अपनी क्वालिफिकेशन दोगे और ITI और जब 12th जो अपना सेम लिख दोगे, तो फिर उसमें जो है जितने भी पोस्ट का है ना वो लेवल अपने आप तुमको मिल जाएगा। उसमें कौन कौन सा सेलेक्ट करना है वो एक ही फॉर्म में हो जाएगा, आपको 2 अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। बस लेवल 5 के लिए और लेवल 2 के लिए आपको दो अलग से फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेजिक सर्जरी वाला दिया हुआ है। लेजिक सर्जरी बहुत सारे लोगों बच्चों ने किया होता है, LP के समय पूछते रहते हैं हमसे कि LP में अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई वहाँ तो अप्लाई नहीं कर पाए थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है तुम्हारा। लेजिक सर्जरी में उन्होंने साफ लिख दिया है कि जो पोस्ट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A3 जिसके लिए रिक्वायर्ड है उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी फॉर्म जो पोस्टें हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादातर तो ये जो टेक्नीशियन का है उसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप जो है अपना B1 स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछता है आधार रिक्वायर्ड है क्या, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सभी कर सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। what डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोवाइड ऑलरेडी चेंज माई नेम, अगर कोई नेम चेंज कर दिया है आपने तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। आपने पहले से अगर चेंज किया हुआ है तो आप इसको देख लेना। आरआरबी जो चूज कर लिया उसको क्या मैं चेंज कर सकता हूँ भाई? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आरआरबी आपने जो एक बार चूज कर लिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार सबमिटेड होने के बाद फॉर्म, उसके बाद जो है आप आरआरबी दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये तो सोच समझ के अप्लाई करना। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाँ अपना जो है फॉर्म सबमिट करने से पहले जो भी है डिटेल आपके वो चेंज कर सकते हो आप। तो लास्ट में एक देता है वैसे ही चेक करने के लिए कि आप देख लो, उसके बाद सबमिट करना। तो वहाँ पे आप जो है पूरे डिटेल अपने अच्छे से देख लो, उसके बाद सबमिट करो, ताकि मॉडिफिकेशन का झंझट ही ना रहे। ठीक है यार, पहली बात तो EBC वाला है। ठीक है, EBC का जो झंझट है ना वो किधर गया, लेजिक सर्जरी, हाँ ये आ गया EBC वालों के लिए जो है इसमें देख लो भाई, इससे तुमको कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है,
बैकग्राउंड जो है क्लास, बस वो जो फ़ी जो है वही कम होती है। तो आप इसको तो ना ही डालो तो सही है। बहुत सारे लोग कर लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है बनवाने के लिए। आपका एक तो इससे कम ज़्यादा है, 50,000 से कम होना चाहिए आपकी इनकम। तो ये भी बहुत ही मुश्किल से बनता है, बहुत झंझट होता है और फ़ी जो है वो आपको 250 रुपये देने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 500 दे के फॉर्म अप्लाई कर दो। इसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से जो है DV के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस सब चीज़ों से बचो तुम, ठीक है। और देख लो, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके ST SC OBC EWS, जो भी आप जो है अप्लाई करते हैं जिस भी चीज़ से, उसका जो सर्टिफिकेट का क्लोजिंग डेट से, नोटिफिकेशन का जो क्लोजिंग डेट है 8/4, उससे पहले का जो है बना होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है ना, आपका जो वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये जो है DV के समय भी मांगेंगे, तो आप पहले ही का जो भी बना हुआ है वही दो। अगर LP के लिए बनवाया था ताज़ा नया नया तो उसी को दो, और बाकी जो है अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लो, सेंट्रल का वही लगेगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में थे, वहाँ पे देखिए 51 नंबर में उन्होंने आंसर इसको बता दिया है। सब बच्चे पूछ रहे थे LP का फॉर्म अप्लाई करते समय भी कि हमारे सर्टिफिकेट पे जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, ये पासिंग ईयर जो मांग रहे हैं उसका डेट ही नहीं दिया हुआ है, बस मंथ और पासिंग ईयर दिया हुआ है, तो हम क्या डालें। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि आपका जो भी पासिंग ईयर है उसके मंथ का आप लास्ट डेट डालिए। जैसे कि आपका मान लो कि अप्रैल 2022 में आप पास हो रहे हो, तो आप 30/4/2022 डालो, ठीक है। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है। तो होप आप जो है ये चीज़ें समझ पाए होंगे। जो भी आपका पासिंग मंथ है, मान लो आप मार्च में अगर पास कर रहे हो तो आप उसके लास्ट डेट डालो, ठीक है। और यहाँ पे देखो 57 नंबर में क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं भाई। यहाँ पे देखो उन्होंने साफ मना कर दिया है। आपने अगर 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो ही आप सिग्नल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप जो है आवेदन नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। और यहाँ 59 नंबर में दिया हुआ कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको एक फोटोग्राफ जो है स्कैन अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर जो है अपना स्कैन अपलोड करना पड़ेगा। और SC ST के जो कैंडिडेट हैं अगर उनको फ्री ट्रेवल पास चाहिए तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें तो 500 KB का होना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफ अपलोड कर दें तो वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 से 70 KB का होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर दें तो वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 से 70 KB का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू मार्किंग कितनी होगी। तो ये देखो 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। और यहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कितने लैंग्वेज जो है, मेरा जो लैंग्वेज है वो आएगा कि नहीं, लोकल लैंग्वेज, उसमें मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो भाई देखो 15 लैंग्वेज उन्होंने दिए हुए हैं। 15 लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज में आपको मिलेगा जो आप चूज करोगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रहता है, ठीक है। अब जब चाहें तब एग्ज़ाम के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज अपना वो अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज अपना ले सकते हो उसमें। और बाकी जो है जो आप सेलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो आप कोई एक लैंग्वेज अपना लोकल लैंग्वेज जो जिस पेपर में आप देना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में, वो अप्लाई कर लेना। और बाकी आपको जब बीच बीच में इंग्लिश चाहिए होगा तो इंग्लिश में भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि आपको जो ग्रेड लेवल 3 में जितने भी पोस्ट हैं टेक्नीशियन के, उसमें के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हाँ भाई, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अपने हिसाब से चूज कर लेना किस किस पोस्ट में जो है आप एलिजिबल हो, उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा आपको। फॉर्म अप्लाई करते समय वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अगर मैंने अभी तक जितने भी दिए हैं उन्होंने क्वेश्चन के आंसर जितने भी इन्होंने दे दिए हैं, अगर उसमें भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता तो आप कांटेक्ट कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। ये नंबर जो था LP का भी था, बहुत सारे लोगों को मैंने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास अभी भी कुछ चीज़ें क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको नहीं मिल पाए तो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो वर्किंग डे में। और जो है 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर करके इनसे हेल्पलाइन नंबर पे आप चीज़ें जो है पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बताया हुआ कि आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब पेमेंट कट जाएगा ना भाई, तभी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, ठीक है। और जब पेमेंट कटेगा तो उसका मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज का आपका ईमेल एड्रेस या SMS पे, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। और कभी कभी क्या हो जाता है, पैसे कट जाते हैं पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होता। तो 24 घंटे या मैक्सिमम जो है 48 घंटे में आपका पैसा जो है वो आ जाता है। उसके बाद फिर आप जो है वो जब पे करेंगे तभी आपका फाइनल सबमिट होगा। तो पेमेंट करना मत भूलना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो जो इतना वो उन्होंने पेमेंट किया है वो क्या पैसा उनको वापस मिलेगा, रिफंड होगा क्या। तो नहीं भाई, वो उसका पैसा रिफंड नहीं होता। जो आपका रिजेक्ट अगर फॉर्म हो गया तो जितने भी पैसे लगे हैं वो गए। तो फॉर्म जो है बढ़िया से अप्लाई करना, बाकी रिफंड की चिंता नहीं यार, फॉर्म अप्लाई करो तभी तो तुम एग्जाम दे पाओगे। मेन मैटर तो यहाँ पे ये करता है।
और प्रिंट आउट जो है वो आप ले सकते हो कि नहीं, वहाँ पे ये उन्होंने दिया हुआ है कि हाँ फाइनल जब सबमिशन हो जाएगा तो आप जो है प्रिंट आउट करा सकोगे। ठीक है, तो होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें को ही बताने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस हैं, इतना बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। बाकी अगर आपके सेपरेट कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गए होंगे तो इसका PDF जो है मैं वो टेलीग्राम पे दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे बीच बीच में ना एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया हुआ है, CCA के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, PWBD के बारे में बताया हुआ है, तो ये उतने ज़्यादा सेपरेट लोगों के लिए हैं। आप इंस्टाग्राम पे सीधा मुझसे बात कर सकते हैं और लिंक जो है यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।